दोस्तों कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे रेशियो, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है यदि a/2 बराबर है b/3 के बराबर है c/5 के, तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी का मान ज्ञात करिए। तो आप बताइए क्या दे रखा है। a/2 बराबर है किसके? b/3 के, और बराबर है c/5 के। तो ये सब आपस में बराबर है, तो किसी ना किसी के दो बराबर होंगे, कोई ना कोई तो मान होगा। तो हम इनके बराबर क्या मान लेते हैं? के। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी के बराबर है, इसकी वैल्यू भी के बराबर है, और इसकी वैल्यू भी के बराबर है। तो हम कहेंगे a/2 बराबर होगा के। तब बताइए a का मान कितना होगा? तो कह सकते हैं 2k होगा। इसी अनुसार b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3k हो जाती है। और इसी अनुसार c की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो आप कह सकते हैं 5k हो जाती है। अब तीनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात कितना आएगा देखिएगा, a अनुपात b अनुपात c। तो a की वैल्यू कितनी है? 2k है। इसी अनुसार 3k b की वैल्यू है, और 5k c की वैल्यू है। और अनुपात में समान वैल्यू कट जाती है। जब समान वैल्यू कटेंगे तो 2:3 अनुपात कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ये किसका मान है? तीनों का मान है, ए बी सी का अनुपात है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी और बाई सी का मान पूछा है। तो आप बता सकते हैं a की अनुपात कितना है? 2 है, और b का अनुपात कितना है? 3 है, और प्लस c का अनुपात कितना है? 5 है, और बटे c आ जाता है। तो ऊपर कितना आएगा? 10, और 10/5 होगा, और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाता है, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक संख्या का 35%, तो कोई एक संख्या है उसका कितना परसेंट? 35%। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मान लीजिए दूसरी संख्या का 30% के बराबर है। तो आप जानते हैं बराबर में चीजें कट जाती हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 होता है, और 5 छंग 30 होता है। तो यहाँ क्या आएगा? पहली संख्या गुणा 7 बराबर है दूसरी संख्या गुणा 6। अब इसको हम नीचे ले आते हैं और 7 को इधर ले जाते हैं। तो रेशियो आ जाएगा पहली संख्या बटे दूसरी संख्या का अनुपात कितना आएगा? 6/7। और आपसे यही पूछा था कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो 6:7 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 3 ट्रेनों की गति का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन ट्रेनों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। और आपको ये पता है जब एक ही रास्ते पर, जब एक रास्ते पर एक से ज्यादा क्या हो? चाल हो। एक से ज्यादा क्या हो? चाल हो। और उन चालों के लिए बराबर क्या हो? दूरी बराबर हो। इसका मतलब दूरी कितनी भी हो मगर सबके लिए क्या हो? बराबर हो। तो हम कह सकते हैं सवाल में दूरी कोई फर्क नहीं डाल सकती। इसका मतलब चाल से क्या निकाला जा सकता है? समय। और समय से क्या निकाला जा सकता है? चाल। मगर ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, समय देखिएगा ज्यादा होगा तो चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो अब एक बात बताइए, हमको किस चीज का अनुपात दिया है? चाल का अनुपात दिया है। तो चाल का अनुपात कितना है? 2:3:5 है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? समय का अनुपात निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं समय का अनुपात क्या होता है? इनवर्स होता है, अपोजिट होता है। तो अपोजिट का मतलब इसको ऐसा नहीं लिखना है, इस नंबर के देखिएगा नीचे क्या लिखा है? एक। तो एक ऊपर पहुंच जाएगा, दो नीचे आ जाएगा। तो इसमें समय का अनुपात क्या होगा? 1/2। इसके अनुसार 1/3 होगा, और इसके अनुसार 1/5 होगा। तो ये किस चीज का अनुपात है? समय का अनुपात है। और समय का अनुपात इस फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। तो आप इसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम कितना होगा? यहाँ पर 30 हो जाता है। तो 30 बनाने के लिए यहाँ 15 से गुणा करी तो ऊपर भी 15 से, यहाँ पर 30 बनाने के लिए 10 से नीचे तो 10 से ऊपर से, और इस अनुसार यहाँ 6 से गुणा करी तो ऊपर भी 6 से। तो ये अनुपात कितना हो जाता है? 15:10:6 हो जाता है। अब एक बात बताइएगा, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात करिए। तो समय का अनुपात दिखेगा, इनका एलसीएम कितना था? 30 था। तो 30 यहाँ 6 और यहाँ 10, और यहाँ पर कितना हो जाता है? अब आपसे क्या दिया था? आपको इसी फॉर्म में दे रखा था, तो आप इसी अनुसार मार सकते हैं। लेकिन 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और यदि आपको इसके फॉर्म में लिखा होता तो इसका आंसर यही हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए x बराबर है 22/2 के। तो हम देखिएगा इसको हम नीचे ला सकते हैं, x
बटे बाई बराबर कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। इसी अनुसार आगे क्या दिया है, तो उसने कहा है बाई बराबर है किसके, जेड बटे 6 के। तो देखिए जेड को हम नीचे ला सकते हैं, तो जब जेड को हम इधर लाएंगे तो क्या क्या बाई अपॉन क्या हो जाता है जेड, और यहाँ क्या हो जाता है 1/6 हो जाता है। तो हमारे पास दोनों प्रकार का अनुपात है। ये अनुपात किसका है, एक्स अनुपात बाई, और ये किसका, बाई अनुपात जेड। तो बाई अनुपात जेड का, तो इन दोनों का अनुपात कितना था, 1/2, पर इन दोनों का अनुपात कितना था, 1/6 था। तो हम कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं। तो जब कंबाइंड रेशियो निकालेंगे तो यहाँ अनुपात कुछ नहीं है, तो इसी अनुपात को यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/2:12 हो जाता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने आगे कहा यदि ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी, तो इन दोनों का अनुपात कितना था, 3:5 था, और इन दोनों का अनुपात कितना था, 4:7 था। अब जब इनका कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, एक साथ अनुपात निकालते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो इस वाले अनुपात को यहाँ लिख देते हैं। इसी अनुसार यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 4 लिख देते हैं। तो अब बताइए इन दोनों की गुणा करते हैं तो यहाँ 12 आ जाता है, और यहाँ कितना आ जाता है, 20 आ जाता है, और यहाँ 35 आ जाता है। ये किसका अनुपात है, तीनों का अनुपात है, ए बी और सी का अनुपात। तो 12:20:35 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर कितना है, 15 है। तो आप कह सकते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितने के बराबर होती है, 25 के बराबर होती है। लेकिन उनका अंतर कितना है, उनका अंतर जो है 15 है। तो आप बताइएगा किन का अंतर, संख्याओं का अंतर। तो x प्लस वाई बराबर 25 है और x माइनस वाई बराबर 15 है। दोनों को जोड़ते हैं तो 22 से y कट जाता है, यहाँ क्या आ जाता है, 2x आ जाता है, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाती है, 40 आ जाती है। 2 से इसको डिवाइड करिए तो x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, और दोनों का योग कितना था, 25 था। तो आप बता पाएंगे, देखिए यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है, 20 है, और इसका मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात पूछा है तो आप बताइए 20:5 का अनुपात कितना होगा, 5 से भाग कर देंगे, 5 चौक 20, और 5 का ना 5, 4:1 होगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है। तो तीनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5:2 है। तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ 3x हो जाता है, इसको हम 5x लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x है। अनुपात वही है, बस इन नंबर को हमने फिक्स कर लिया है। जो अनुपात बनाने वाली संख्या है x, तो इसे 3x मान लिया, इसे 5x मान लिया, इसे 2x मान लिया। अब तीनों का गुणनफल कितना था, 10,290 था। तो हम तीनों की गुणा करें तो 3x गुणा कितना है, 5x गुणा 2x, और बराबर कितने के हैं, तो आप कह सकते हैं 10,290 है। अब बताइए 5 से 15 और 15 दूनी क्या होता है, 30 होता है। तो यहाँ 30 आएगा x³ के बराबर कितने के, 10,290 है। अब बताइए 0 से 0 डिवाइड हो जाता है, तो 0 से इस 0 को काट देंगे और 3 से इसे भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो x³ का मान कितना आएगा, 3×3=9 होता है, 3 चौक 12 और 3×3=9। तो बताइए x³ बराबर कितना है, 343, और इधर ये किसका क्यूब होता है, तो आपको पता होगा ये किसका होता है, 7 का क्यूब होता है। तो x का मान कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तीनों संख्या में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी 5x है, x का मान कितना है, 7 है, तो 7 गुणा 5 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 35 आ जाता है, और यही इसका सटीक आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 420 का 4/7, तो 420 का 4/7, और 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 60 बार जाएगा, 240 हो जाता है। अब आगे क्या कहा, 200 का कितना, 3/5, तो 5 से भाग करिए तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 40 बार, तो कितना आएगा, 120। उसने कहा 420 का 4/7वां हिस्सा और 200 के 3/5वें हिस्से से कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है, इससे अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, ये इससे कितना अधिक है, तो आप बताएंगे, देखिएगा ये वाला वैल्यू इससे कितना अधिक है, 120 अधिक है, और ये इसका क्या आंसर हो जाता है, 120 अधिक है।
तो यही इसका सटीक आंसर, हल्के क्वेश्चन है कर सकते हैं मगर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए, बी और सी आपस में 3:5:7 के अनुपात में नगद पुरस्कार बांटते हैं। यदि सी को 49,000 रुपए मिलते हैं तो इसका मतलब सी को कितना मिलता है। ए, बी और सी जो आपस में किस अनुपात में पैसा बांटते हैं, 3:5:7 बांटते हैं। तो सी का हिस्सा कितना है, 7 का, मगर रियल में कितना दे रखा है, 49,000 दे रखा है। तो आप बताइए 7 बराबर कितने के होना चाहिए, 49,000 के बराबर होना चाहिए। तो अब बताइए 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 7,000 आएगी। जब एक का मान कितना आ चुका है, 7,000 आ चुका है। आपसे पूछा है ए और बी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो ए और बी का हिस्सा कितना है, 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 8 की वैल्यू निकालनी है। तो बताइएगा एक का मान कितना है, 7,000, तो 8 का मान कितना होना चाहिए। तो 8 गुणा 7,000, तो 8 सत्ते कितना होता है, 56,000। तो दोनों का कंबाइंड रेशियो कंबाइंड वैल्यू कितनी होगी, 56,000 होगी और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में बांटना है। तो कोई एक राशि थी, उसको हमें किस अनुपात में बांटना था, 6:5 में बांटना था। आगे कहा यदि पहला वाला भाग जो है, ये पहला वाला भाग है और ये दूसरा वाला भाग है। पहला भाग कितना है, 48 रुपए है। तो हमारे हिसाब से 6 और सवाल के हिसाब से कितना है, 48 है। तो 6 से हम 48 को भाग करते हैं तो एक का मान कितना आता है, 8 आता है। जब एक का मान 8 आता है तो आपसे पूछा है कुल राशि कितनी थी। तो जिस राशि को बांटा गया था वह राशि कितनी थी। तो अब बताइए हमारे हिसाब से यहाँ 6 थी और यहाँ कितनी थी, 5, और 6 5 क्या होनी चाहिए, 11। तो एक का मान कितना है, 8 है। तो हम टोटल धनराशि निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 11 की वैल्यू निकालिए, 11 गुणा 8 हो जाता है। 11 गुणा 8 कितना होता है, 88 हो जाता है और यही इसका आंसर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 88 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक थैले में 7:5:3 के अनुपात में 3 पुराने सिक्के हैं और जिनकी मूल्य क्रम से कितना है। तो आप बताइए थैले में सिक्कों का अनुपात कितना है, किसका अनुपात, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात जो दे रखा है हमको, कितना कितना दिया है, 7:5:3। तो अब बताइए 7 सिक्के जो है किसके हैं, वो कहता है 3 रुपए वाले हैं, 3 रुपए वाले हैं। और 5 सिक्कों का अनुपात जो है कितने वालों का है, 4 रुपए वालों का है। आगे कहता है, अब उसने कहा है 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात कितना है, तो वो कहता है 3 है। अब इनसे जो कुल धनराशि इकट्ठा होगी, धनराशि इकट्ठा जो होती है या कुल मूल्य जो प्राप्त होता है, 392 प्राप्त होता है। तो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारे पास 3 रुपए के कितने सिक्के हैं, 7 सिक्के हैं। तो इनके द्वारा कितना धन इकट्ठा होगा, 7 या 21 होगा। कोई दिक्कत यहाँ होनी नहीं चाहिए। अब आगे बताइएगा, उसने कहा यहाँ पर कितने सिक्के हैं, 4 वाले कितने सिक्के हैं। तो आप कह सकते हैं 5 है, तो इनके द्वारा कितना पैसा इकट्ठा होगा, 20 रुपए होगा। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे पास 5 वाले सिक्के कितने हैं, 3 है। तो 5 तिया 15 होता है। तो हमारे अनुसार जो टोटल कलेक्शन जो हुआ है वो कितने का हुआ है। तो बताइए 5 और 1 6 होता है, 2 और 2 4 और 1 5 होता है। ये होता है नहीं होता है। आप बताइएगा और बराबर कितने के, 3 9 और 2, यही तो कहता है। अब मैं आपसे कहता हूं तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा पहले हम किससे काट लेते हैं, 7 से काट लेते हैं। जैसे ही 7 से काटेंगे 7 8 56 होता है, 7 पंजे 35 होता है, बचा कितना है, 7 6 42 होता है। तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक का मान कितना आएगा, 8 7 56। तो एक का मान कितना आ चुका है, 7 आ चुका है। इसका मतलब एक वैल्यू कितने के बराबर है, 7 के बराबर है। आपसे पूछा है 3 के मूल्य वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। तो 3 वाले जो सिक्के थे वो कितने थे, 7 थे। और एक का मान कितना है, 7 है। तो 7 का वैल्यू कितनी होगी, 7 गुणा 7 हो जाती है। 7 सत्ते कितना हो जाता है, 49 हो जाता है। और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। तो आप बताइएगा रेत है और रेत किसके साथ मिश्रण बनाता है, बजरी के साथ मिश्रण बनाता है, मगर अनुपात क्या है इन दोनों का, 17:8 है। आगे कहता है बजरी और सीमेंट का। तो बजरी और किसका, सीमेंट का।
इन दोनों का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है, तो आप बता पाएंगे यहाँ कितना है, 6:17। तो 6 यहाँ लिखेंगे और 17 यहाँ लिखेंगे। अब इनका हम तीनों का कंबाइंड अनुपात निकाल लेते हैं, किसका, रेत बजरी और सीमेंट का। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसको लिख दीजिएगा 8, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसको लिख दीजिएगा 6। तो आप बताइए जब इनकी गुणा करेंगे 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है, और यहाँ कितना आता है, 8 छंग 48 होता है, और यहाँ कितना आएगा आपके अनुसार, तो आप कह सकते हैं 136 होगा। अब बताइएगा इसको हम काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो आप बताइए 2 से जब काटेंगे तो इस यहाँ कितना आएगा, 51 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 24 आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है 6 और 8, 68 आ जाता है। तो तीनों का अनुपात कितना आ जाता है, रेत बजरी और सीमेंट का 51:24:68 हो जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, रेत और सीमेंट का अनुपात कितना होगा। तो रेत कितना है, यहाँ हमारे अनुसार 51 है, और यहाँ कितना है, तो आप कह सकते हैं 68 है। तो 17 से काट सकते हैं, 17 तो 51 होता है, 17 चौका 68 होता है। तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 3:4 हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा उसने कहा कमल और अनु के स्कूल की उम्र का अनुपात। तो बताइएगा कमल है, कमल, और अनुपात किससे है, अनु से है। कितना अनुपात है, वो कहता है 5:6 है। आगे कहा कमल की आयु का 1/3। तो हम इसे आयु को फिक्स कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए फिक्स कर लेते हैं। तो आप कैसे, 5x है और उसकी कितनी है, 6x है। अब उसने कहा कमल की आयु का 1/3 और अनु की आयु का आधा, आधा अनुपात कितने के बराबर है, 5:9 के बराबर। इसका 1/3 करते हैं, 1/3। लेकिन अनु की आधी उम्र का अनुपात, तो आधी कितनी होगी, 6x का आधी, और इसका आधी अनुपात कितने के बराबर होना चाहिए, 5:9 के। तो आप एक बात बताइए वैल्यू किसकी निकालेंगे, क्योंकि आप इधर जब डिवाइड करते हैं, चलो मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल नहीं पाएगी, और एक्स की वैल्यू नहीं निकल पाएगी तो इनकी ओरिजिनल आयु नहीं निकल पाएगी। तो जब यहां से देखिएगा एक्स की वैल्यू तब निकलती जब यहाँ एक्स तो कट जाएगा, डिवाइड होगा, तो जब एक्स एक्स कट जाता है, जब एक्स एक्स कट जाएगा तो इनका रियल आयु नहीं निकाल सकते। जब रियल आयु नहीं निकाल सकते इस सवाल का सटीक आंसर दिया नहीं जा सकता। तो अब आपसे क्या कहता है, अनु की स्कूल आयु ज्ञात करिए। तो हम कह सकते हैं जितने सवाल के अनुसार आपको पूछा गया है उससे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता इस क्वेश्चन के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतीश और शालिनी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। प्रतीश और शालिनी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, शालिनी की वर्तमान आयु का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दिया है, 7:8 दिया है। आगे कहता है अब से का मतलब वर्तमान से, अब से 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात। तो 6 साल बाद, कितने साल बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, कितने साल बाद, 6 साल बाद। तो आयु तो इन दोनों की थी, तो आयु दोनों की थी तो अंतर समान होना चाहिए। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 1 है। तो यहाँ भी कितना है, 1 है। जब आयु का अंतर समान है बस तो कंपेयर कर दीजिएगा। तो बताइए शालिनी यहाँ पर 8 की थी और 8 से कितने की हो जाती है, 9 की। तो हमारे अनुसार कितना समय बढ़ा, 1। मगर सवाल में कितने समय की बात की गई है, 6 वर्ष की बात की गई है। तब बताइए 1 का मान कितने के बराबर, 6 के। जब 1 का मान 6 आ चुका है तो हम कहते हैं प्रदेश की आयु कितनी हो जाती है, 6 सत्ते 42। इसका मतलब वर्तमान आयु कितनी होगी, इसकी 42 होगी, और इसके अनुसार इसकी आयु कितनी होगी, 48 वर्ष हो जाती है। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है यदि शिवा की वर्तमान आयु प्रतीश की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो बताइएगा किसकी आयु, उसने कहा शिवा की आयु। तो हमें शिवा की आयु निकालनी है, वो प्रतीश की आयु से कितना ज्यादा है, 10 वर्ष ज्यादा है। तो अब एक बात बताइएगा इसकी आयु कितनी है, 42 है, तो 42 से हम 10 वर्ष ज्यादा करेंगे तो शिवा की आयु, वर्तमान आयु कितनी होनी चाहिए, 52 वर्ष होनी चाहिए, और यही आपसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं आंसर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। भारी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने काफी बार कर चुके हैं। आगे कहता है देखिएगा दो कंपनियों की आय का अनुपात कितना है, 7:5। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा। यदि दो कंपनियों की आय का अनुपात 7:5 है, जबकि यह पाया गया कि खर्च का अनुपात कितना है,
5:3 है, और दोनों कंपनियां प्रति महीने 8,000 रुपए की बचत करते हैं। सबसे सिंपल सवाल यही होता है। तो अब बताइए, आय का अनुपात है, और ये क्वेश्चन पीछे भी कई बार आ चुका है। आय का अनुपात कितना है? 7:5 है। लेकिन उनके खर्च का अनुपात जो है, खर्च का अनुपात कितना दिया है? 5:3 है। लेकिन उनकी बचत के बारे में क्या कहा गया है? बचत दोनों की, इसकी भी 8,000 बचत है और इस कंपनी की भी 8,000 बचत है। जब बचत समान होगी तो आप कह सकते हैं बचत समान होगी तो दोनों की, देखिए, आय का अंतर और खर्च का अंतर समान होगा। यदि बचत समान है तो आप ये जानते हैं बचत समान तभी होगी जब आय का अंतर और खर्च का अंतर समान होगा। कैसे? एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक व्यक्ति है कितने रुपए कमाता है? 400 रुपए, और दूसरा व्यक्ति कितना कमाता है? 300। तो बताइए इन दोनों की आय का अंतर कितने का है? 100 का अंतर है। लेकिन ये कितने रुपए बचाता है? 200 बचाता है, और ये भी कितने बचाता है? 200 रुपए बचाता है। तो हम कह सकते हैं जब 200 बचाए तो इसने खर्च कितने करे? 100। और इसने खर्च कितने करे? तो आप कह सकते हैं 200। तो आप देखिए खर्च का अंतर भी कितने का है? ये 200 है, ये 100, तो उस कितने का अंतर है? 100 का है। तो आप कह सकते हैं जितना खर्च का अंतर है उतना ही किसका अंतर है? आय का अंतर है। ये तभी संभव हुआ जब क्या बराबर था? बचत बराबर थी। या बचत बराबर हो जाए या खर्च बराबर हो जाए। यदि इनमें से एक चीज बराबर होगी दोनों की, तो आप कह सकते हैं दोनों का अंतर समान होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल बड़ा अच्छा पूछा जाता है। तो मैंने आपसे कहा ये भी 8,000 बचाता है, ये भी 8,000 बचाता है। तब ये 8,000 बचाते हैं तो आय का अंतर और खर्च का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ भी अंतर कितने का है? 2 का है, और यहाँ भी कितने का है? 2 का है। अंतर समान है तो बस कंपेयर करनी है। आय कितनी थी? 7 थी, और 7 से कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। तो बताइएगा खर्च, तो आय कितनी थी? 7, और खर्च कितना है? 5 है। तो हम कह सकते हैं बचत कितनी होनी चाहिए? 2। और जब 2 होगी तो 2 बराबर कितने के? 8,000 के। तो 2 बराबर 8,000 के, तो एक का मान कितना होगा? 4,000 होगा। तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 4,000 के बराबर एक का मान है। तो आपसे पूछा क्या है? दोनों कंपनियों की मासिक आय का योग बताइए। तो अब बताइए हमारे अनुसार से दोनों की आय का योग कितना है? 12 है। अब 12 का मान निकालना है, एक बराबर कितने के हैं? तो आप कह सकते हैं 4,000 के, तो 12 का मान कितना होगा? तो 12 चौक 48 होता है। इसका मतलब दोनों की आय का योग कितना होगा? 48,000 होगा। और यही इसका सटीक आंसर हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखते ही आंसर लगा दिया जाता है एग्जाम में। आगे कहता है 2 साल पहले अमित और पवन के बीच की आयु का अनुपात कितना है? तो आज से कितने साल पहले? 2 साल पहले। तो पहले की बात करें या बाद की बात करें? आज से कितने साल पहले? 2 साल पहले अमित और पवन की आयु का, अमित है और अमित के साथ क्या है? पवन है। और दोनों की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? उनका आयु का अनुपात है 2:3 है। अब आगे क्या कहा? 2 साल बाद, तो 2 साल बाद किससे? आज से। तो 2 साल बाद अमित और पवन के बीच का आयु का अनुपात कितना है? 4 अनुपात कितना है? 5 है। तो हम जानते हैं 2 साल पहले भी अमित और पवन थे, और 2 साल बाद भी अमित और पवन है। तो आयु का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितना है? दोनों के बीच का 1 है, और यहाँ पे भी अंतर कितना है? 1 है। अंतर समान है तो, अंतर समान है तो बस केवल कंपेयर कर दीजिएगा, और अंतर समान नहीं होता तो पहले अंतर बराबर करना पड़ता। तो अब एक बात बताइए, अमित यहाँ पर कितने वर्ष का है? मेरे अनुसार 2 का, और यहाँ कितने का है? 4 का। कितना समय बढ़ा? 2। मगर सवाल में कितना है? पहले भी 2 और बाद में भी 2, तो 2 और 2 कितना होगा? 4 वर्ष होगा। तो 2 का मान कितने के बराबर? 4 के। तो आप कह सकते हैं 1 का मान कितने के बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। तो आपसे पूछा है इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करिए। तो आप बताइए 1 का मान 2 है, तो हम कह सकते हैं अमित यहाँ पर कितने का होगा? 4 वर्ष का होगा। लेकिन पवन यहाँ कितने का होगा? 6 वर्ष का होगा। लेकिन ये कितने साल पहले की बात कर रहा है? 2 साल पहले की। तो वर्तमान में आएंगे तो इसकी आयु कितनी हो जाती है? 6 वर्ष हो जाती है, क्योंकि 2 वर्ष बढ़ जाएगी तो इसकी कितनी होगी? 6 वर्ष। और इसके अनुसार कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष हो जाती है। और इनका अनुपात पूछा है, तो अब बताइए 2 से भाग करिए तो यहाँ कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। और 2 से भाग करिए कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो अब बताइए 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यही सटीक आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे कहता है मंजीत और अनिरुद्ध की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 27 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। तो अब बताइएगा मंजीत है,
और क्या है, अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध है। और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3 अनुपात कितना है, 4 है। आगे कहता है 27 वर्ष बाद, इसका मतलब 27 वर्ष बाद, कितने साल बाद, 27 वर्ष बाद उसने कहा इनकी आयु का अनुपात 9 अनुपात क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। तो आप बताइएगा 27 साल पहले भी मंजीत और अनिरुद्ध थे और 27 साल बाद भी यही थे। तो आप कह सकते हैं इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का है और यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का। तो इसे भी 2 का अंतर बनाइए, तो 2 से गुणा इधर करेंगे और 2 से गुणा इधर करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 6। और यहाँ पर कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और इसके अनुसार कितना था, 9 अनुपात 11 था। तो अंतर दोनों का बराबर हो चुका है। जब अंतर बराबर हो चुका है तो बस कंपेयर करनी है। तो अब बताइएगा मंजीत जो है वो कितने का था, 6 का था, और यहाँ कितने का हो गया, 9। तो मेरे अनुसार समय कितना बढ़ा, 3। और सवाल में कितने के बराबर है, 27 साल। तो अब बताइए 1 का मान कितने के बराबर होना चाहिए, 1 का मान होगा 9 के बराबर। जब 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो चुकी है, 9 के बराबर हो चुकी है, तो हम आयु निकाल सकते हैं। तो आयु कितना निकालेंगे, 1 का मान 9 है। तो अब बताइए, अब ये वैल्यू जो रखनी इस अनुपात में नहीं रखनी है, उस अनुपात में रखनी है जिसका अंतर समान था, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है, समान। तो 1 का मान 9 है, तो 9 छंग कितना होगा, 54 वर्ष। अब बताइए 9 अट्ठे क्या होता है, 72 वर्ष। लेकिन आपसे पूछा क्या है, उसके अनुसार आंसर मारेंगे आप। तो अनिरुद्ध की वर्तमान आयु, तो अनिरुद्ध की वर्तमान आयु कितनी होगी, 72 होगी, और यही सवाल का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विमलेश और विपिन की आयु के बीच का अनुपात जो है वो कितना है। तो विमलेश है, अब विमलेश का अनुपात कितना है विपिन से कितना अनुपात है, उसने कहा 7 अनुपात कितना है, 8 है। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद विमलेश और विपिन की आयु का योग कितना दिया है। तो आप बताइए विमलेश और विपिन की आयु का योग कितना दिया है, इस समय कितना दे रखा है, 89 वर्ष दे रखा है। तो ये कितने समय बाद है, 7 साल बाद है। तो आप बताइए 7 साल पहले जाएं, क्योंकि हमारे पास अनुपात 7 साल पहले है। तो 7 साल इसकी आयु कम होगी और 7 साल इसकी आयु कम होगी। तो यदि मैं 7 साल घटाऊं इसमें इसकी आयु और 7 साल विपिन की आयु घटाऊं, तो 7 और 7 कितना होता है, 14। तो 14 घटाया जाएगा इसमें से, तो आप कह सकते हैं कितना होगा, 75 होगा। और ये 75 वर्ष कब होगी, 7 साल पहले। और ये 7 और 8 कितना होता है, 15 होता है। तो मेरे अनुसार रेशियो के अनुसार 15 है, और सवाल के अनुसार 75 वर्ष आ चुकी है। तो 1 का मान कितना आ चुका है, 5 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष। तो विमलेश की आयु कितनी हो जाती है, यहाँ 35 वर्ष। तो अब बताइए यहाँ पर कितनी हो जाती है, 8 पंजे 40 वर्ष। तो आपसे पूछा क्या गया है, सवाल के अनुसार आपसे पूछा गया है विपिन की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो विपिन की वर्तमान आयु कितनी हो चुकी है, 40 वर्ष हो चुकी है, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7 अनुपात 6 था। कितने साल पहले, 6 साल पहले किसकी आयु का अनुपात, वो कहता है ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 7 अनुपात 6 था। आगे कहता है और ए और सी से, जो कहता है ए जो है सी से 6 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है, ए बड़ा है, सी से 6 वर्ष बड़ा है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं इस समय इन दोनों की आयु मान ले, सपोज यहां पर कितनी होगी, 6 साल पहले, तो आप कह सकते हैं 7x, और यहाँ कितनी हो जाती है, 6x। तो वर्तमान आयु निकाल लें यहाँ पर। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए 6 वर्ष इसकी आयु बढ़ जाती है, तो यहाँ कितनी हो जाती है, 7x प्लस 6 वर्ष। ये कौन सी आयु है, की वर्तमान आयु है। इसी अनुसार बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 6x प्लस 6 हो जाती है, क्योंकि 6 वर्ष पहले अनुपात था। तो 6 वर्ष बाद कितना होगा, 7x प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ 6x प्लस 6 हो जाएगा। लेकिन उसने कहा ए सी से कितना, 6 वर्ष बड़ा है। तो अब बताइएगा ए की आयु कितनी है, हमारे अनुसार वर्तमान 7x प्लस 6। लेकिन यह किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। तो 6 वर्ष क्या है, ये बड़ा है। तो इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 7x होनी चाहिए। 7x में 6 जोड़ेंगे तभी तो 6 यहां पर आएगा। अब आगे क्या कहा है,
बी और सी की वर्तमान आयु का योग कितना है 45 है। तो हमारे पास किसकी आयु भी पता है, बी की भी वर्तमान आयु पता है और सी की भी वर्तमान आयु पता है, उनका योग कितना है 45 है। तो सी की कितनी है 7x, तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा 7x, और सी की कितनी है, तो आप कह सकते हैं, सॉरी ये सी की आयु थी, ये कितनी थी 7x जो है वो सी की आयु है, और बी की आयु कितनी है 6x प्लस 6, और बराबर कितने के हैं 45 के हैं। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ते हैं हम, तो जब इन्हें जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा 13x आएगा, और इसको हम इधर जाके घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 39 आएगा। 13 से इसे डिवाइड करिए, x का मान कितना आएगा 3 आएगा। x का मान कितना आ चुका है 3 आ चुका है। जब x का मान 3 आ चुका है तो आपसे क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा है c की वर्तमान आयु याद करिए, तो c की वर्तमान आयु कितनी थी 7x थी, तो 7 गुणा 3 और 7 पे कितना हो जाता है 21 वर्ष हो जाता है, और ये इसका आंसर हो जाता है। आपसे यही पूछा था कि सी की वर्तमान आयु याद करिए, तो कितना हो जाता है 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच 11:10:12:14 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि पी का हिस्सा क्यू की तुलना में 2300 अधिक है, तो आप बताइएगा पी है और यहाँ क्यू है और यहाँ क्या है आर है और यहाँ क्या है एस है, और इनका अनुपात कितना है 11:10:12:14 है। मगर आप बताइए आगे क्या दिया है, पी का हिस्सा क्यू की तुलना में 2300 रुपए अधिक है। तो अब एक बात बताइए, पी का हिस्सा क्यू की तुलना में कितना अधिक है, तो अनुपात के अनुसार कितना अधिक है 1 है, और सवाल के अनुसार कितना है 2300 रुपए। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है आर और एस की धनराशि ज्ञात करिए। तो आर और एस की धनराशि जब ज्ञात करेंगे तो हम कह सकते हैं कितना होगा 25 होगा। एक का मान कितना है 2300, तो 25 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, सॉरी ये 26 होगा यहाँ। तो आप कह सकते हैं जब एक का मान कितना है 2300, तो 26 की वैल्यू निकालेंगे तो 26 गुणा 2300 हो जाती है। अब एक बात बताइए, 26 गुणा 23 की गुणा करते हैं तो मैं आपसे कहूं 36 18 होता है, 7 हो जाता है। अब यहाँ कितना आएगा 52 आ जाता है। तब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 5 आएगा, तो इसकी जो गुणा जाएगी 5 9 8 और 00, और यही इसका आंसर हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कितना आएगा 59,800 रुपए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति अपने पेन को 4 दोस्त ए बी और सी और डी के बीच 1/12 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित करता है, तो किसी व्यक्ति के पास न्यूनतम कितने पेन होने चाहिए। तो बताइएगा पेन को बांटने का अनुपात कितना है 1/12, अनुपात कितना है 1/4 है, अनुपात कितना है 1/5 है, और अनुपात कितना है 1/6 है। तो आप एक बात बताइए, यह अनुपात बांटने का है तो हम इसको रियल अनुपात बना सकते हैं क्योंकि अनुपात डिवाइड नहीं करता है। तो अब मैं आपसे कहता हूं तो इनका एलसीएम कितना होगा 60 होगा, तो 60 बनाने के लिए यहाँ 5 से, तो ऊपर भी 5 से, और यहाँ तो आप कह सकते हैं 15 से, तो ऊपर भी 15 से गुणा करेंगे तो नीचे 60 बन जाएगा, और इसके अनुसार यहाँ 12 से और इसके अनुसार 10 से। तो इसका मतलब वह व्यक्ति चारों व्यक्ति को किस अनुपात में पेन बांटता है, 5:15:12:10 के अनुपात में पेन बांटता है। तो उसने कहा न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम संख्या को इसको ही मान लीजिएगा कि यदि पहले व्यक्ति को 5 पेन दिए जाए, तो दूसरे व्यक्ति को 15 पेन दिए जाएं, और तीसरे व्यक्ति को 12 पेन दिए जाएं, और चौथे व्यक्ति को 10 पेन दिए जाएं, तो टोटल पेन कितने होने चाहिए 42। तो यही तो न्यूनतम संख्या होगी। यदि इसका मान बढ़ाओगे तो 42 से तो बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा। तो आपसे पूछा न्यूनतम कितने होने चाहिए, तो आप कह सकते हैं 42 होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाती है, तो पहले संख्याओं का अनुपात कितना था 2:3 था। अब एक बात बताइए, संख्या को समान रूप से बढ़ाया जाए, पहले को भी 5 बढ़ाया जाए और दूसरे को भी 5 बढ़ाया जाए, तो संख्या का बीच का अंतर समान होना चाहिए। संख्या यदि समान रूप से बढ़ेगी या समान रूप से घटेगी तो बीच का अंतर समान रहेगा। तो अब एक बात बताइए, दोनों संख्याओं को 5-5 बढ़ाया गया, तो बढ़ाने के बाद अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है। तो बताइए ये संख्या का अनुपात था। अब जब संख्या को समान रूप से बढ़ाया गया तो अनुपात का अंतर भी तो समान होना चाहिए। तो अनुपात का अंतर यहाँ कितना आता है 2 का, और ऊपर वाले का अंतर कितना है 1 का है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो 2 से गुणा करिए तो यहाँ कितना हो जाता है 4, और यहाँ कितना हो जाता है 6 हो जाता है, और इसी अनुसार यहाँ कितना हो जाता है 5 हो जाता है, और यह क्या हो जाता है 7 हो जाता है। जब अंतर समान हो चुका है तो कंपेयर करिए। मान लीजिए पहले ये संख्या कितनी थी
4 थी और अब कितनी है, 5 है। तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो मेरे हिसाब से कितना बढ़ा है, 1, और सवाल के अनुसार कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। तो आपसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। तो अब बताइए 1 का मान कितना है, 5, और दोनों संख्याओं का अंतर इस समय कितना है, 2 का है। तो 1 का मान कितना है, 5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 1 का मान 5 तो 2 का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है अमित और अभय की वर्तमान आयु क्रमशः 50 और 36 वर्ष है। तो पहली कितनी है, 50 वर्ष है, और दूसरी कितनी है, 36 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं अमित जो है वो कितने वर्ष बड़ा है, 14 वर्ष बड़ा है। तो आप कह सकते हैं जीवन भर कितने वर्ष बड़ा रहेगा, वैसे 14 वर्ष रहेगा, बड़ा ही रहेगा। उसने कहा के वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, के वर्ष के बाद। तो के वर्ष उम्र किसकी बढ़ेगी, अमित की, और के वर्ष किसकी बढ़ेगी, अभय की। तो अब बताइएगा के वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो अनुपात के अनुसार कितना बड़ा है अमित, 1, और हम जानते हैं जीवन भर कितने वर्ष बड़ा रहेगा, 14 वर्ष। तो 1 का मान कितना हो चुका है, 14 वर्ष हो चुका है। जब 1 की वैल्यू 14 है तो 14 चौका कितना होता है, 56 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ कितना होगा, 14 तिया 42 वर्ष हो जाता है। इसका मतलब अभय जो है कितना, देखिए अभय के वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा, 56 वर्ष का। तो इस समय कितने का है, 50 का। तो कितने वर्ष बाद होगा, 6 वर्ष बाद। तो के का मान क्या होना चाहिए, 6 वर्ष होना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक करेंगे। उसने कहा क्यू की वर्तमान आयु पी से 2 वर्ष अधिक है। इसका मतलब क्यू की वर्तमान आयु किससे, पी से कितना वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक है। तो इसकी कितनी आयु मान लीजिएगा, x वर्ष। तो क्यू की आयु कितनी होनी चाहिए, x प्लस 2 वर्ष होनी चाहिए। आगे क्या कहा, 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद क्यू की आयु, तो 2 वर्ष बाद, इसके 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी आयु, बताइएगा। क्यू की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 वर्ष हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। उसने कहा 2 वर्ष बाद क्यू की आयु और पी की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है, 5:7 है। तो बताइएगा क्यू की तो 2 साल बाद की लेनी है, और पी की कौन सी लेनी है, वर्तमान आयु लेनी है। तो आप बताइए x प्लस 4, ये तो 2 साल बाद की आयु है, और वर्तमान आयु कितनी है, पी की x है, और इनका अनुपात कितना दे रखा है आपको, 7/5 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5x आएगा, और प्लस 20 बराबर कितने के, 7x के। तो x 2x बराबर कितने के हो जाएगा, 2x बराबर 20 के हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10 आ जाएगी। जब x का मान 10 आ चुका है तो आप कह सकते हैं p की आयु भी निकाल ली है आपने। तो p की आयु कितनी है, 10 वर्ष है, और q की आयु कितनी है, 2 वर्ष ज्यादा है, तो 12 वर्ष है। आगे क्या कहा गया है, उसने कहा क्यू की वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष है, और 4 साल पहले पी की आयु, तो 4 साल पहले वर्तमान आयु कितनी है, 10 है, तो 4 साल पहले पी की आयु कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष हो जाएगी। इन दोनों के बीच का अनुपात कितना होगा, 2:1 होगा, यही आपसे पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 20 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होता है, 13:15 हो जाता है। तो आप बताइए ए अनुपात बी का अनुपात कितना है, 4:5 है। उसने कहा 20 साल बाद, कितने साल बाद, 20 साल बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 13:15 हो जाता है। तो हम जानते हैं आयु का अंतर समान रहेगा दोनों का, आयु का अंतर समान रहेगा। यहाँ कितने का है, 1 वर्ष का, और यहाँ कितने का है, 2 का। तो यहाँ भी 2 से गुणा कर लीजिएगा। तो आप कह सकते हैं यहाँ कितना है, 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। और 8 और 10 से कितना हो जाता है, 13 और 15 हो जाता है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं इन दोनों में जब अंतर समान हो चुका है तो बीच का समय कितना है, मेरे अनुसार 5 है, और सवाल में कितने का है, तो वो कहता है कितने साल, 20 वर्ष बाद। तो एक का मान कितना आएगा, एक का मान आएगा 4 वर्ष। एक का मान कितना, 4 वर्ष। जब एक का मान 4 वर्ष आ चुका है तो बताइए एक का मान 4, 4 × 8 32 वर्ष, यहाँ 32 वर्ष आ जाता है। अब एक का मान 4, तो 4 × 2 = 40 होता है, यहाँ कितना आएगा, 40 वर्ष हो जाता है। उसने कहा सी की आयु ज्ञात करें जो बी से 6 वर्ष छोटा है। तो बी से क्या छोटा है, 6 वर्ष। तो बी की आयु कितनी है, 40 वर्ष है।
कितने वर्ष है? 40 वर्ष है। और तो हमें सी की आयु ज्ञात करनी है, वो किससे छोटा है? बी से छोटा है 6 वर्ष। तो इसका आयु कितनी होनी चाहिए? 34 वर्ष होनी चाहिए। और यही आपका आंसर हो जाता है। देखिएगा, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए।